1920 का दशक, जब न जीपीएस था, न सैटेलाइट की कोई आंख आसमान में तैरती थी, न ऐसे उपकरण जो मौत और जीवन के बीच फासला तय कर सके। सिर्फ हाथों में थरथराते नक्शे थे, जिनमें पहाड़ों से ज्यादा खाली जगह थी। सिर्फ हिम्मत थी, जो ठंड, ऊंचाई और अनजाने डर से जिद कर बैठी थी। और था एक ऐसा अहंकार जो पूरे भरोसे से मानता था कि हर पहाड़ को झुकना ही पड़ता है। उसी अहंकार को सीने में बांधे, उसी भरोसे को सच मानकर हिमालय की खामोश दहलीज पर पहुंचे थे ब्रिटिश सेना के अनुभवी अफसर कर्नल आर.सी. विल्सन। एक ऐसा नाम जो नक्शों से ज्यादा खुद पर यकीन करता था। कर्नल विल्सन कोई साधारण पर्वतारोही नहीं थे। वे ऐसे आदमी थे जिनकी आंखें गोलियों की चमक देख चुकी थी, जिनके कान युद्ध भूमि में मरते हुए सैनिकों की सांसें गिन चुके थे। मौत उनके लिए अफवाह नहीं थी, वो उनके सामने खड़ी रह चुकी थी और वे फिर भी लौट आए थे। उनकी वर्दी की जेब में एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर रहती थी, पत्नी की, जिसकी मुस्कान उन्हें हर ठंडी रात में कुछ पल के लिए गर्म कर देती थी। और उनकी डायरी में खून की तरह गहराई से उकेरी गई एक ही पंक्ति, बार बार, लगभग जुनून की तरह, अगर मैं लौट ना सका तो मेरे बेटे को बताना। उसके पिता ने डर के आगे घुटने नहीं टेके। यही पंक्ति उनकी सांसों के साथ चलती रही। यही शब्द हर चेतावनी से भारी पड़े और अंततः यही जिद, यही अहंकार, यही अधूरा वादा उन्हें कैलाश की ओर खींच ले आया। जब विल्सन ने पहली बार माउंट कैलाश को देखा तो उनके कदम रुक गए। हवा चल रही थी, लेकिन वहां उस क्षण कुछ असामान्य रूप से स्थिर था। कैलाश सामने खड़ा था, बर्फ से ढका नहीं, बल्कि मानो पत्थर की किसी प्राचीन चेतावनी से तराशा गया हो। उसकी चोटियां आकाश को छू नहीं रही थीं, वे उसे भेद रही थी। ऐसा लगा जैसे पर्वत देख नहीं रहा, पर जानता सब कुछ हो। विल्सन की आंखों में पहली बार कोई शब्द नहीं था। उनके साथ खड़ा तिब्बती गाइड इस खामोशी को पहचानता था। उसने पहाड़ों के साथ जिंदगी गुजारी थी। उसने धीरे से कहा, लगभग फुसफुसाकर, साहब, ये पर्वत रास्ता नहीं देता। कुछ पल बीते, हवा फिर से चली। विल्सन के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, वही मुस्कान जो युद्ध से पहले उनके चेहरे पर आती थी। हर पर्वत रास्ता देता है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। बस इंसान में हिम्मत होनी चाहिए। गाइड ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर झुका लिया, जैसे बहस नहीं बल्कि विदाई कर रहा हो। पहले 2 दिन सब कुछ वैसा ही रहा जैसा किताबों और नक्शों में लिखा था। कदम आगे बढ़ते रहे, ऊंचाई बढ़ती रही और भरोसा अब भी जिंदा था। लेकिन तीसरे दिन कुछ टूटने लगा। वो दर्रा जिसे नक्शे में साफ साफ चिन्हित किया गया था, मौजूद ही नहीं था। सामने सिर्फ खरी चट्टानें थी, बंद रास्ते और बर्फ में डूबा सन्नाटा। पहाड़ों की बनावट हर कुछ घंटों में अलग लगने लगी। जो चट्टान सुबह दाईं ओर थी, वो शाम तक पीछे महसूस होने लगी। और सूरज, उसकी दिशा कुछ ठीक नहीं थी। छायाएं वहां नहीं गिर रही थी जहां गिरनी चाहिए थी। विल्सन ने अपनी जेब से कंपास निकाला, लोहे का ढक्कन खोला। सुई कांप रही थी, स्थिर होने से इनकार कर रही थी। उत्तर मानो तय ही नहीं कर पा रही हो। पीछे से एक सिपाही की आवाज आई, टूटी हुई, डरी हुई। सर, हम गोल गोल घूम रहे हैं। विल्सन पलटे। उनकी आवाज पहाड़ से टकरा कर लौटी। नॉनसेंस, ये सिर्फ थकान है। दिमाग खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। उनके शब्द मजबूत थे, लेकिन हाथ कंपास पकड़े अब भी कसकर भींचे हुए थे।
क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत भीतर एक सच्चाई धीरे धीरे उन्हें भी छूने लगी थी। ये रास्ता सिर्फ नक्शे में था और ये पहाड़ किसी को सीधे जाने नहीं दे रहा था। शाम ढलते ढलते आसमान ने रंग बदलना शुरू किया। नीला, धूसर और फिर अचानक काला, इतनी तेजी से कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। फिर हवा टूटी, बर्फ ऐसे गिरने लगी जैसे आसमान ने सब कुछ एक साथ उलीझ दिया हो। कण इतने नुकीले थे कि आंखें खोलना सजा लगने लगा। सांस लेना लड़ाई बन गया। रेडियो खामोश, पूरी तरह मृत। दिशा गायब। आगे पीछे ऊपर नीचे सब एक ही सफेद अराजकता में घुल गया। और आवाजें, वे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। हवा की चीख हवा जैसी नहीं लग रही थी, उसमें कहीं दूर से आती फुसफुसाहट थी, नाम लेकर पुकारती हुई सी। विल्सन। वो झटके से पलटे। कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ और अंधापन। किसी तरह तंबू खड़े किए गए। उंगलियां सुन्न थीं, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। विल्सन तंबू के भीतर बैठे कांपते हाथों से डायरी खोली। स्याही जमने लगी थी। फिर भी उन्होंने लिखा, ये तूफान मौसम नहीं लगता, ये चेतावनी जैसा है। उन्होंने कलम रोकी, सुनने लगे और तभी एक अजीब अनुभूति, जैसे जमीन सिर्फ जमीन ना हो, जैसे पूरा पहाड़ धीरे धीरे सांस ले रहा हो, उठती गिरती, और उसी लय में उनकी धड़कनें बेहद छोटी और बेहद बेकार लगने लगीं। तंबू के भीतर सभी चुप थे, इतनी गहरी चुप्पी कि हर किसी को अपनी ही सांस दुश्मन जैसी लग रही थी। बर्फ के बाहर गिरने की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे रात ने सब कुछ निगल लिया हो। और तभी धुम धुम, धीमी गंभीर ताल में बंधी हुई। कोई ढोल नहीं था, कोई इंसान नहीं था, फिर भी वो लय सीधे सीने के भीतर धड़कनों के साथ मेल खाने लगी। एक सिपाही ने कंबल कसकर पकड़ लिया। फिर वो आया, ओम, इतना लंबा कि लगा ये आवाज नहीं, कोई श्वास है जो पहाड़ के भीतर से उठ रही हो। एक जवान अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। सर, ये जगह हमें नहीं चाहती। किसी ने उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि कोई भी यकीन से नहीं कह सकता था कि वो गलत है। तभी तंबू का कपड़ा हिला। विल्सन उठे, बाहर आए। रात साफ थी, तूफान मानो कभी था ही नहीं। और सामने कैलाश, चांदनी में नहाया हुआ, अडिग, निष्क्रिय, फिर भी असहज रूप से जागता हुआ। उसकी छाया सामान्य नहीं थी, वो जमीन पर नहीं गिर रही थी, वो उनकी ओर सरकती हुई आ रही थी। विल्सन ने गहरी सांस ली। पहली बार उनके भीतर किसी आदेश ने जन्म नहीं लिया, किसी तर्क ने साथ नहीं दिया, सिर्फ एक एहसास था, नंगा, ईमानदार, अस्वीकार्य। डर। वो छोटा नहीं था, वो तेज नहीं था, वो बस चुपचाप उनके भीतर जगह बना चुका था। और कैलाश चुपचाप ये सब देख रहा था। अगली सुबह धूप निकली थी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी। वो रोशनी नहीं, सिर्फ उजाला था। एक जवान तंबू से बाहर आया। सबकी नजर उसी पर टिक गई। उसकी दाढ़ी सिर्फ एक रात में असामान्य रूप से बढ़ चुकी थी, जैसे कई हफ्ते उसके चेहरे से गुजर गए हो। उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, किसी और वजह से। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें देखने वाला कोई नहीं था। मैं सोया नहीं सर, उसने धीमे कहा,
मुझे लगा मैं जागता रहा बहुत देर तक। कितनी देर वो बता नहीं पाया। विल्सन ने अपनी कलाई उठाई। घड़ी चल रही थी, टिक टिक, बिल्कुल सही। लेकिन सूरज की स्थिति, छायाओं की लंबाई, उनके शरीर की थकान, कुछ भी उस समय से मेल नहीं खा रहा था जो घड़ी दिखा रही थी। एक सिपाही बोला, सर, कल रात की आग अभी तक राख क्यों नहीं बनी? किसी के पास जवाब नहीं था। विल्सन ने घड़ी को कान के पास लगाया। आवाज साफ थी, यांत्रिक, नियमित, और फिर भी गलत। उनके भीतर एक अजीब सी ठंडक उतरी। ये डर जैसा नहीं था, ये उससे भी खतरनाक था, अनिश्चितता। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, जैसे शब्दों को पहले खुद सुनना चाहते हो। ये जगह समय से बाहर है। हवा चली। कैलाश दूर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, ना बदला ना हिला, मानो समय उसके लिए कभी बना ही ना हो। तिब्बती गाइड धीरे धीरे आगे आया। उसके कदमों में घबराहट नहीं थी, बस एक पुरानी थकान थी, जैसे वो ये पल पहले भी देख चुका हो। वो विल्सन के सामने झुका, पूरी तरह, बिना किसी नाटकीयता के। अब भी लौट जाइए। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन शब्द भारी थे। ये पर्वत आपको स्वीकार नहीं कर रहा। वो खतरा नहीं बोला, वो मौत नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना कहा, स्वीकार नहीं कर रहा। हवा रुकी हुई थी। सिपाही सांस रोके खड़े थे। सबकी निगाहें विल्सन पर थीं। विल्सन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। वो तस्वीर निकाली, पत्नी की, मुड़ी हुई, कोनों से घिसी हुई। कुछ पल वो उसे देखते रहे, मानो पहली बार सही मायनों में देख रहे हो। फिर उन्होंने सिर उठाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंतिम। एक सैनिक जान दे सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन अपने आदमियों को नहीं। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने रात की सांस भी नहीं ली। आदेश दिया गया, वापसी। और पहाड़ अब भी खामोश रहा। नीचे उतरते हुए रास्ता आसान नहीं हुआ, लेकिन वो अब दुश्मन भी नहीं लगा। जैसे कैलाश ने बस इतना तय किया हो, इतना काफी है। एक रात अग्नि के पास बैठकर विल्सन ने अपनी डायरी खोली। कई पन्ने आधे भरे थे, कई पर स्याही कांपती हुई थी। उन्होंने आखिरी बार कलम उठाई और लिखा, मैं एवरेस्ट से नहीं हारा, मैं कैलाश से लौटा हूं। कर्नल आरसी विल्सन जिंदा लौट आए, सम्मान के साथ, कहानी के साथ। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी किसी नक्शे में कैलाश को नहीं देखा, कभी उस दिशा में नजर नहीं उठाई। और तभी से कैलाश चढ़ा नहीं जाता, उसे सिर्फ मान लिया जाता है। और कैलाश वो अब भी वही है, अडिग, अजय।